नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube पीसीपी रीना चैनल पर। तो आज हम जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लिंग निर्धारण के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में समझेंगे। यह टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक न केवल हमारे ज्ञान के लिए बल्कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पिछले 10 वर्षों से बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है पिछले 10 वर्षों से। सीबीएसई बोर्ड में भी, यूपी बोर्ड में भी, बिहार बोर्ड में भी। ठीक है, आप चाहे पिछले 10 सालों के पेपर आप उठाकर देख सकते हैं कि उसमें ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर कई बार पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, लिंग निर्धारण होता क्या है। लिंग निर्धारण की सबसे पहले हम देखते हैं कि परिभाषा क्या है इसकी। तो इसकी परिभाषा क्या है, निम्न प्रकार होती है। पहली देखिए दोस्तों, एक लिंगी मतलब यूनिसेक्सुअल जंतुओं में जनन के पश्चात उत्पन्न होने वाली संतान के नर या मादा होने के निर्धारण की क्रिया को लिंग निर्धारण कहते हैं। मतलब जब फर्टिलाइजेशन के बाद जो संतान उत्पन्न होती है, जो है वो नर हो या मादा हो, तो वो उत्पन्न होने की क्रिया को निर्धारण की क्रिया को क्या कहलाती है? लिंग निर्धारण कहलाती है। ठीक है, फिर है द्विलिंगी जंतु मतलब बाइसेक्सुअल एनिमल्स, जैसे केचुआ। केचुए में एक ही जंतु के शरीर में नर तथा मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं। इनसे उत्पन्न होने वाली संतान भी इसी प्रकार की होती है। ठीक है, तो केचुए में क्या होंगे? दोनों प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं, नर के भी और मादा के भी। और उनसे जो उत्पन्न संतान होगी वो भी क्या होगी? उन्हीं के जैसी होगी, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं? अपने पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं। ठीक है, अपने जनकों के जैसे ही युग्मक बनाते हैं। अब देखिए ये क्या हुआ, किसने प्रस्तुत किया, किसके आधार पर प्रस्तुत किया। अब बात करते हैं इनकी। तो सन 1900 से 1902 में केवल मेंडल के नियमों को पुनः खोज के पश्चात, तो जो मेंडल के नियम थे उसके आधार पर तो हमें पता चला था कि लिंग निर्धारण होता है, और जो गुणसूत्र होते हैं वो हमें पूर्वजों से विरासत में मिलते हैं, क्योंकि जो हमारे दादा दादी में हुआ करते थे वही क्या हो रहे हैं? हमारे पेरेंट्स में होंगे, हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आए हैं और हमारे से हमारी आने वाली नई पीढ़ी में जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इनके पश्चात जब इनकी पुनः खोज की, हमारे एक साइंटिस्ट आए, हमारे मैकलंग। तो इन्होंने क्या करा, इनके नियमों की पुनः खोज की और फिर क्या पता लगाया? लिंग निर्धारण तथा गुणसूत्रीयवाद प्रस्तुत किया। ठीक है, तो इन्होंने कौन सा वाद प्रस्तुत किया? लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीयवाद। ठीक, जिसके अनुसार संतानों में लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। तो इन्होंने क्या प्रस्तुत किया? हमारा जो लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीयवाद है, इनके अनुसार क्या पता चला हमारा कि संतानों में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, लिंग निर्धारण होता है, तो वो किस पर निर्भर करता है? गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। और वो गुणसूत्र माता के हैं या पिता के हैं, ये अभी हम आगे समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, इतना हमें पता चल गया कि सिर्फ गुणसूत्र पर ही हमारा हमारे संतानों में लिंग निर्धारण का पता चलता है, उसी पर ही डिपेंड है। ठीक है, तथा अन्य आनुवांशिक लक्षणों की भांति मेंडल के नियमों का पालन करता है। और जो अन्य आनुवांशिक लक्षण है उसमें क्या है? मेंडल का पालन करता है, ये उसी के अनुसार अन्य क्रिया होती है। ठीक है, तो लिंग निर्धारण समझ आ गया। अब बात करते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो देखिए दोस्तों, अब इसकी बात करते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण अनुवांशिक मतलब जेनेटिक आधार पर होता है। ठीक है, अनुवांशिक के आधार पर होता है। अनुवांशिक क्या था? हमारा जो डीएनए था उसे क्या कह रहे थे हम? अनुवांशिक पदार्थ कह रहे थे। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। डीएनए और आरएनए के डिफरेंस में मैंने ये समझाया था कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है। न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है, जिसे न्यूक्लिन कहा गया था। तो आप उसमें एक्सप्लेन में पढ़ लेना। तो देखिए मनुष्य में लिंग निर्धारण अनुवांशिक मतलब जेनेटिक आधार पर होता है। यह निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन के समय ही तय हो जाता है कि संतान नर होगी या मादा होगी। ठीक है, जब निषेचन की क्रिया होगी तभी ये तय हो जाता है कि जो आने वाली संतान है वो पुत्र होगा या पुत्री होगी। ठीक, तो देखिए गुणसूत्र की संरचना, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, ये क्या होगी? मनुष्य के शरीर में युग्मक कोशिका मतलब अर्थात नर में शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु। तो युग्मक कोशिका क्या होती है? बहुविकल्प में ये क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में युग्मक कोशिकाएं कौन कौन सी होती है। तो युग्मक कोशिकाएं कौन सी होती है मनुष्य में? जो नर होता है उसमें तो शुक्राणु होती है और मादा में क्या होती है? अंडाणु होती है। तो देखिए मनुष्य के शरीर में युग्मक कोशिकाओं
को छोड़कर प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? 23 जोड़ी या 46 होती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? द्विगुणित संख्या बोलते हैं, क्योंकि क्या है हमारी जोड़े से है तो इसको द्विगुणित संख्या बोलते हैं, डिप्लॉइड नंबर कहते हैं। ठीक, तथा इसे हम 2n से प्रदर्शित करते हैं। डोनेट किससे करते हैं हम इसको? 2n से डोनेट करते हैं। अतः मनुष्य में द्विगुणित संख्या 2n = 46 होती है। ठीक है, अब देखिए युग्मक कोशिकाओं अर्थात जो युग्मक कोशिकाएं हैं, नर में शुक्राणुओं तथा मादा में अंडाणुओं के गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है। क्योंकि ये मैंने मादा जनन तंत्र में पढ़ाया था कि जो शुक्राणु होते हैं उनकी जो स्पर्म होते हैं उनकी संख्या क्या होती है? मिलियंस में होती है, मतलब वो अगुणित होते हैं, उनको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उनकी कोई संख्या ही नहीं होती है, तो हम उसको इसलिए n से डोनेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए तो इसमें क्या होगी? जो नर में होंगे वो स्पर्म होंगे तथा मादा में क्या होंगे? अंडाणु होंगे, मतलब शुक्राणु स्पर्म होंगे, अंडाणु एग होंगे जो स्त्रियों में बनते हैं और पुरुषों में क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं। तो उनकी संख्या क्या होती है? अगुणित होती है, हेप्लॉइड होती है। ठीक है, तथा इसे n से प्रदर्शित करते हैं। अतः मनुष्य में अगुणित संख्या क्या होगी? n = 23 होती है। ठीक, अब देखिए ये जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं तो वो कैसे होते हैं? तो देखिए सबसे पहला है हमारा ऑटोसोम। ऑटोसोम क्या होंगे? 22 जोड़े गुणसूत्र पुरुष और महिला अर्थात नर तथा मादा दोनों में समान होंगे। हमने पढ़ा अभी कि मनुष्य में क्या होते हैं? उनकी कोशिकाओं में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन जो 22 जोड़े होते हैं वो स्त्री और पुरुष दोनों में क्या होंगे? समान गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, जो लिंग निर्धारण की क्रिया होती है वो डिपेंड करती है जो 23वां गुणसूत्र होता है हमारा। ठीक, तो ये जिन जो 22 जोड़े होते हैं उन्हें कहेंगे हम ऑटोसोम कहते हैं, और जो 23वां जोड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं? एलोसोम या हीटेरोसोम कहते हैं। ठीक है, जो लिंग निर्धारण करने में हमारी सहायता होते हैं। तो देखिए लिंग गुणसूत्र, तो जो लिंग गुणसूत्र होता है उसको लिंग 23वां जोड़े को हम लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, या फिर उनको क्या कहेंगे हम? एलोसोम या फिर हीटेरोसोम भी कहते हैं। तो देखिए मनुष्य के 23वीं जोड़ी गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ये गुणसूत्र केवल लिंग का निर्धारण करते हैं, इन्हें एलोसोम या हीटेरोसोम्स कहते हैं। ठीक, अब देखिए हमारी स्त्री मतलब फीमेल में क्या पाए जाएंगे? जो 22 जोड़े होते हैं उस फीमेल में हमने गुणसूत्रों की संख्या क्या दी? XX होता है। ये समयुग्मजी होते हैं, मतलब एक समान होते हैं। ठीक है, और जो पुरुषों में मतलब मेल में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं एक X होता है और एक Y होता है। ये क्या होता है? विषम युग्मजी होते हैं, मतलब डिफरेंट होते हैं, दोनों से अलग अलग है। देखो इसमें तो समान है, स्त्री में क्या होते हैं? समान गुणसूत्र पाए जाते हैं और पुरुष में असमान गुणसूत्र पाए जाते हैं। अतः कहने का मतलब यही है हमारा कि स्त्री की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? 44 + XX होगी, क्योंकि 44 क्या होंगे हमारे? 22 जोड़ी गुणसूत्र सेम होते हैं, तो 22 जोड़ी का क्या होगा? 44 गुणसूत्र होंगे, और जो 23वां गुणसूत्र होता है वो क्या है? XX है। ठीक है, और पुरुषों की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? 44 होगी। 44 तो सेम होती है, और जो डिफरेंस वाला है वो 23वां जोड़ा है X और Y। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी गुणसूत्रों की संरचना कैसी होती है। अब देखिए हम बात करते हैं इसका प्रोसेस क्या है। तो प्रक्रिया क्या होती है? देखिए युग्मक जनन कैसे होता है? तो स्त्री केवल एक प्रकार के अंडाणु बनाती है, उन्हें क्या कहते हैं? जिसमें हम X गुणसूत्र होता है। ठीक है, स्त्रियों में क्या होता है? केवल एक ही प्रकार का अंडाणु बनता है जिसे X गुणसूत्र होता है। ठीक है, पुरुषों में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं जिसमें X और Y गुणसूत्र होता है। अभी मैंने बताया था ऊपर कि पुरुषों में क्या है हमारा? विषम युग्मजी गुणसूत्र पाए जाते हैं जो X और Y होता है, 2 तरीके का होता है। ठीक है, तो XX तो दोनों में समान होते हैं, और पुरुषों में एक डिफरेंट पाया जाता है वो Y होता है। अतः पुरुषों के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है कि संतान नर होगी या मादा होगी। तो जो पुरुषों में एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाता है उसी पे डिपेंड है कि संतान जो आने वाली पीढ़ी होगी हमारी वो नर होगी या मादा होगी, पुत्र होगा या पुत्री होगी, लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं बताती हूँ इसको कैसे होगी। अब इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम के लिए जो हमारा ये फ्लो चार्ट है ये उसमें जरूर बना कर आना है आपको,
क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, उसको हमें सामने से ये दिख जाएगा तो इसी पे नंबर दे देगा आपको, ठीक है। तो देखिए, तो पुरुषों में हमने क्या पढ़ा था, 44 गुणसूत्र तो हमारे सेम थे पुरुषों में भी और स्त्री में भी। जो मेन था 23वां जोड़ा XY पुरुष में था और XX स्त्री में था। तो जब हम इनका लिंग धारण कराते हैं तो देखिए, पुरुषों का क्या है, एक गुणसूत्र लिया हमने 22 के साथ, ठीक, एक इसका लिया Y के साथ, एक लिया X के साथ। तो ये क्या बन गए हमारे युग्मक है हमारे, जिन्हें हम क्या कहेंगे, शुक्राणु कहेंगे। और स्त्री के युग्मक क्या कहेंगे हम, अंडाणु कहेंगे, ठीक है। तो एक गुणसूत्र हमने क्या लिया, पुरुष का लिया, मतलब ये क्या है, हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो एक गुणसूत्र हमने इसका लिया X और एक लिया स्त्री के। तो X के शुक्राणु की जो लिंग कराया हमने, किससे कराया, स्त्री के X से कराया। तो क्या प्राप्त हुआ हमें, XX, ठीक है। पहले का हमने कराया पहले से, तो इस वाले X का हमने इस वाले X से लिंक कराया, तो क्या प्राप्त हुआ हमें, XX प्राप्त हुआ। एक X यहाँ से आया, एक X यहाँ से आया, 22 ये है, 22 ये है, तो मिलाकर कितने हो गए, 44 हो गए। तो जब XX आएगा तो संतान कैसी होगी, पुत्री होगी हमारी, ठीक है। फिर इसी का लिंग हम दूसरे X से कराएंगे तो उससे भी क्या प्राप्त होगी, हमें पुत्री प्राप्त होगी, ठीक है। अब Y से कराएंगे तो जब लिंक क्या होता है, क्रॉस होता है, मतलब गुणसूत्र क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो किसका, कौन सी संतान उत्पन्न होती है, पुत्र की संतान उत्पन्न होती है, ठीक है। तो अब हमने क्या कराया, पुरुष का Y गुणसूत्र लिया और स्त्री का X गुणसूत्र है, तो दोनों मिलकर क्या हुआ, विषम युग्मजी गुणसूत्र, विषम युग्मजी वो बना हमारा लिंग गुणसूत्र। तो उससे कौन सी संतान उत्पन्न होगी, हमारी पुत्र संतान उत्पन्न होगी, ठीक है। देखिए, ये हो गई हमारी पुत्र संतान उत्पन्न हुई। और फिर इसी से हमने दूसरे से कराया, ये वाला Y आया हमारा और इसी का X आया, तो इसमें भी क्या हुई, हमारी पुत्र संतान उत्पन्न हुई। तो ये क्या हुआ, विषम युग्मजी लिंग गुणसूत्र है और ये क्या है, हमारा सम युग्मजी लिंग गुणसूत्र है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा लिंग निर्धारण। अब देखिए, इससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, तो जो बार बार पूछे गए हैं घुमा फिरा कर, मैं एक बार आपको बता देती हूँ, ये वाले जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला तो हमारा ये अति में 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जाता है कि लिंग गुणसूत्र की खोज किसने की थी। तो लिंग गुणसूत्र की खोज किसने की थी, नेटी स्टीवंस और एडमंड विचर विलन्स ने की थी, ठीक। दूसरा है हमारा लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत। ये गुणसूत्री सिद्धांत किसने दिया था, अभी हमने पीछे टॉपिक में पढ़ा है, मैकलंग ने, जिसे हम CE मैकलंग ने, ठीक है, ये भी कहते हैं, 1902 में किया था, प्रस्तुत किया था। अब देखिए, इन्होंने तो प्रस्तुत किया था और दिया किसने था, ये मैकलंग ने दिया और 1902 में प्रस्तुत किया। अब देखिए, ये आ जाता है कि दैहिक लक्षणों का निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों को क्या कहते हैं। तो दैहिक लक्षणों का निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम कायिक गुणसूत्र या फिर ऑटोसोम कहते हैं, अर्थात ये समजात होते हैं। ये क्या होते हैं, समजात होते हैं। जैसे XX थे, जो 22 जोड़ी गुणसूत्र है हमारे, ये दैहिक लक्षणों का निर्धारण ही करने वाले गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अब देखिए, गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं। तो गुणसूत्र ये हमने DNA और RNA के डिफरेंस में पढ़ाया है, ये आप नेक्स्ट वीडियो, पिछली जो हमारी वीडियो है उसमें देख लीजिएगा सर्च करके। तो ये किसका बना हुआ होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक। अब देखिए, गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किसने तथा कब किया था। तो गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, W बाल्डेयर ने 1888 में किया था। गुणसूत्र शब्द क्या है, 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला क्या है, क्रोमा, जो जिसे क्या बोलते हैं, रंग, क्रोमा मतलब रंग, कलर, ठीक है। सोमा मतलब काय, काय मतलब जो शरीर होती है, बॉडी होती है। तो दोनों को मिलाकर इसका नाम क्या दिया गया, रंगीन काय, मतलब क्रोमोसोम, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, जो लॉन्ग में आने वाले क्वेश्चन है हमारे, वो ये है, ये तो आएंगे हमारे 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में। अब जो 5 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है, लिंग निर्धारण पर टिप्पणी लिखिए, लिंग गुणसूत्र किन्हें कहते हैं, लिंग निर्धारण को समझाइए, मनुष्य में लिंग निर्धारण को विस्तार से समझाइए, मनुष्यों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए, संतान का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, माता पर नहीं, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो अभी ये वाला हमने क्वेश्चन, अभी जितने भी ये क्वेश्चन लिखे हैं लॉन्ग के, सब हमने ये इस टॉपिक में समझा दिया है।
तो क्या डिपेंड करता है, तो 22 जोड़े क्या होते हैं हमारे कॉमन होते हैं। डिपेंड करता है 23वें जोड़े पर कि इसमें जनन कैसा होगा। ठीक है, तो 23वां जोड़ा हमारे क्या होता है, पुरुषों में पाया जाता है और वो पुरुषों पे डिपेंड करता है कि संतान कैसी होगी, नर होगी या मादा होगी। ठीक है, ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और लिंग निर्धारण का टॉपिक हमने समझा दिया है। ठीक है, अब हमने समझा इसमें कि जो लिंग निर्धारण होता है हमारा, आने वाली संतान होती है नर होगी या मादा होगी, वो किस पे डिपेंड करती है, पुरुषों के गुणसूत्र पर डिपेंड करती है। क्योंकि स्त्री में क्या होता है, एक ही प्रकार का गुणसूत्र पाया जाता है, वो XX होता है, और पुरुषों में क्या होती है, डिफरेंट गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर X गुणसूत्र से लिंग निर्धारण होता है, लिंग होता है तो पुत्री होगी, और अगर Y गुणसूत्र से लिंग होता है तो पुत्र होगा। तो डिपेंड करता है कि पुरुषों पर डिपेंड करता है कि आने वाली संतान कैसी होगी। अतः वैज्ञानिक रूप से यह स्पष्ट है कि संतान का लिंग पूरी तरीके से किस पर निर्भर करता है, पिता के शुक्राणु पर, मतलब स्पर्म पर निर्भर करता है, न कि माता पर। हमारे समाज में क्या है, बेटी के जन्म के लिए महिलाओं को दोष देना पूरी तरह गलत है और वैज्ञानिक आधारहीन भी है। ठीक है, तो एग्जाम में पूरे नंबर पाने के लिए इसके साथ एक फ्लो चार्ट जो हमने यहाँ पर दिखाया है, इसे बनाना कभी ना भूलना, ये जिसमें आप x x और y y का संकर क्रॉस दिखाए। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में था ये लिंग निर्धारण टॉपिक। इससे आसान भाषा में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।